अंग्रेजी लिखते हुए अक्सर एक मसला पेश आता है ना? कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका मतलब और हिज्जे यानी स्पेलिंग बिल्कुल अलग होते हैं। ये एक ऐसी उलझन है जो अच्छों को परेशान कर देती है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और देखेंगे कि इन अल्फाज में फ़र्क कैसे किया जाए ताकि तहरीर में गलतियों का इम्कान ना रहे। चलें एक मिसाल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर मौजूद इन दो अल्फाज पर गौर करें। सुनने में तो ये तकरीबन एक जैसे ही हैं, ठीक कहा ना? लेकिन इनका सही इस्तेमाल किसी भी जुमले का मतलब बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। रॉ का मतलब है कोई भी चीज़ जो अपनी कुदरती हालत में हो, जिसे पकाया या प्रोसेस ना किया गया हो, जैसे कच्ची मछली या लकड़ी। दूसरी तरफ रोर एक बहुत ऊंची गूंजदार आवाज़ है, जैसे शेर की धाड़। तो देखा, कॉन्टेक्स्ट यानी स्याको सबात कितना अहम है। ज़ुबानदानी की इस्तिलाह में ऐसे अल्फाज को होमोनिम्स कहते हैं। अब देखें, बोलते वक्त तो ये कोई मसला नहीं बनते क्योंकि आवाज़ तो एक जैसी है। असल इम्तिहान तब शुरू होता है जब उन्हें लिखना पड़ता है, ख़ास तौर पर किसी अहम ईमेल या इम्तिहान के दौरान। तो चले कुछ ऐसी आम मिसालों से शुरू करते हैं जो रोज़मर्रा में सामने आती हैं। ये अल्फाज के जोड़े इस मसले की जड़ को समझने में हमारी मदद करेंगे। ये एक बहुत ही क्लासिक मिसाल है। बेर का मतलब है कोई चीज़ जो ढकी हुई ना हो या खाली हो, जैसे खाली दीवारें या नंगे पांव। वहीं दूसरी तरफ बेर एक ताकतवर जानवर है, यानी रीछ। मतलब एक लफ्ज़ किसी हालत को बयान कर रहा है और दूसरा एक जानदार का नाम है, लेकिन आवाज़ एक ही है। अच्छा जी, अब आते हैं इस ग्रुप पर जो शायद सबसे ज़्यादा परेशान करता है। ये वो अल्फाज हैं जो जगह और मिल्कियत को जाहिर करते हैं। यहाँ गलतियाँ होना बहुत आम है, लेकिन आज इस उलझन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। चलें इस फर्क को समझते हैं। देर हमेशा किसी जगह की तरफ इशारा करता है, यानी वहां। देर मुल्कियत दिखाता है, मतलब उनका। और देर सिर्फ दे आर कहने का एक छोटा मुख्तसर तरीका है। सिर्फ इस एक फर्क को समझने से तहरीर में नुमाया बेहतरी आ सकती है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका यह है कि देर के बाद हमेशा कोई इस्म यानी नाउन आता है, क्योंकि ये मिल्कियत को जाहिर करता है। जैसे कि उनकी गाड़ी, उनकी कंपनी, उनकी किस्मत। ये एक सादा सा असूल है जो हमेशा काम आता है। चलें अब एक और दिलचस्प पहलू की तरफ चलते हैं। होमोनिम्स सिर्फ इसम और सिफत तक ही महदूद नहीं हैं, बल्कि ये किसी चीज़ यानी ऑब्जेक्ट और किसी अमल यानी एक्शन के दरमियान भी फ़र्क बता सकते हैं। ये देखें, क्या ज़बरदस्त मिसाल है। यहाँ ये दोनों अल्फाज एक ही जुमले में इस्तेमाल हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में सही हिज्जे इस्तेमाल करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना बात का मतलब ही बदल जाएगा। तो फ़र्क सीधा सा है। विच एक सवालिया लफ्ज़ है जिसे हम इंतखाब यानी चॉइस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कौन सा रास्ता। दूसरी तरफ विच कहानियों में नजर आने वाली जादूगरनी को कहते हैं। तो एक सवाल पूछता है और दूसरा एक किरदार है। यहाँ अमल और सिमत का फर्क है। थ्रो फेल थ्रो का माजी है, यानी कुछ फेंकने का अमल, जबकि थ्रू किसी चीज में से गुजरने की सिमत बताता है, जैसे खिड़की के जरिए। तो एक एक्शन है और दूसरा एक रास्ता है। चलें अब एक और मज़े की कन्फ्यूजन देखते हैं। ये वो किस्म है जहां होमोनिम्स काबिल शुमार यानी काउंटेबल और नाकाबिल शुमार यानी अनकाउंटेबल इसमों के बीच में आ जाते हैं। आइए देखें ये कैसे काम करता है। देखें, फ्लावर यानी फूल एक काबिल शुमार इसम है, इसे गिन सकते हैं, जैसे एक फूल या बहुत से फूल यानी फ्लावर्स। लेकिन फ्लावर यानी आटा एक पाउडर है जिसे गिना नहीं जा सकता, इसलिए इसकी जमा नहीं होती। ये छोटा सा फर्क पूरे जुमले की साख्त बदल देता है। बिल्कुल इसी तरह असिस्टेंस का मतलब है मदद या हिमायत, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है और इसे गिना नहीं जा सकता, जबकि असिस्टेंट्स वो लोग हैं जो मदद फराहम करते हैं और ये एक काबिल शुमार जमा इसम है। तो एक मदद का अमल है और दूसरा मदद करने वाले लोग। तो अब जब मसला समझ आ गया है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई इन गलतियों से बचें कैसे। अच्छी खबर यह है कि इसका एक आसान हल मौजूद है जो किसी को भी एक पुरएतमाद लिखारी बना सकता है। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात, ये मसला सिर्फ किसी एक के साथ नहीं है। यहाँ तक कि जिनकी मादरी ज़ुबान अंग्रेज़ी है वो भी इन अल्फाज में उलझ जाते हैं। तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये ज़ुबान सीखने के सफ़र का एक कुदरती हिस्सा है। इन गलतियों से बचने का एक बहुत आसान 3 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, अल्फाज के दरमियान फ़र्क को जानें। दूसरा, अपनी तहरीर को हमेशा एहतियात से दोबारा पढ़ें, यानी प्रूफ रीड करें। और तीसरा,
آج کل کے جدید تحریری ٹولز کا استعمال کریں جو ایسی غلطیوں کو فوراً پکڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے، کیا ذہن میں ایسے کوئی اور الفاظ آتے ہیں جو سننے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن ان کے معنی اور ہیجے بالکل مختلف ہیں؟ اس پر سوچنا اپنی انگلش کو مزید بہتر بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔